एसएचएम का सारा फंडामेंटल्स हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करने वाले हैं जिसमें कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो आज पहले हम लोग देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, थोड़ा ध्यान से देखना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन हम देखना चाहते हैं। लेट मी टेक ए नॉर्मल केस 1, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कोई एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच है। ध्यान से देखना प्लीज। ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अब उसको धक्का देंगे तो ऑसिलेट करने लगेगा। हम जानना चाहते हैं कि ये एसएचएम है कि नहीं। कोई भी ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन को हम एसएचएम कब कहते हैं, जानने की दो तरीका है। अगर वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कैन बी एक्सप्लेन और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रिलेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ 0, तब हम कहेंगे ये एसएचएम है। और दूसरा तरीका क्या था, देखो कि उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है व्हेन इट इज एट ए डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन में से x डिस्टेंस में है, उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है, अगर वो फोर्स x को अपोजिट भी है और प्रोपोर्शनल भी है तो हम कहेंगे ये एसएचएम। तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम है कि नहीं जानने का तरीका हुआ ये, ठीक है। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप और फ्रॉम द नॉलेज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एनी डिस्प्लेसमेंट x। अब इसको धक्का दिए, ये हिलने डुलने लगा। धक्का दिए तो ये हिलने डुलने लगा। एंड नाउ वी वांट टू नो वेदर द मोशन इज एसएचएम और नॉट। तो क्या करेंगे, तो पहला चीज है कि ऐसा एक मोशन में हम किसको कहेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको कहते हैं? मीन पोजीशन इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर बॉडी रेस्ट में रह सकता है, जहां पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है, उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। तो ये ब्लॉक अगर स्प्रिंग के साथ लगा है एंड वी आर इग्नोरिंग ऑल फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, ऐसे सोचते। तो ये ब्लॉक कहां पे रेस्ट में रहेगा? ऑब्वियसली इस सिस्टम में ये रहेगा नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। कौन सा केस पे बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं केस 1। अगर ऐसा अरेंजमेंट है, डोंट मेक इट यूनिवर्सल, फॉर ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम के लिए मीन पोजीशन कहां हुआ? एट द नेचुरल लेंथ। ए डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन। पहले क्या किए? मीन पोजीशन निकाले। जब वो मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट में है, तब रिस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, ये ब्लॉक यहां तक आ चुका है। रिस्टोरिंग फोर्स किसको कहते हैं? हम डेफिनेशन को बार बार इंसिस्ट करके बताए थे, ऐसे याद रखना बोल के। क्या था? इट इज द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द पार्टिकल बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर जब हम इसको यहाँ से x डिस्टेंस ले लिए, क्या फोर्स इसको खींच के वापस लाने की कोशिश कर रहा है? ऑब्वियसली अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट k तो इट विल बी kx। Moreover, your displacement is like this, force is like this. So what you see, F is equal to minus kx. So F is proportional to minus x. So motion is SHM. कोई एक मोशन SHM है कि नहीं जानने का तरीका क्या हो? आप उसको पहले x डिस्प्लेसमेंट दे दो और देखो कि क्या फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अगर दैट फोर्स इज proportional to and opposite to the displacement from mean position, you say it is SHM। अच्छा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं
तो एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। नहीं, फोर्स कितना था? इट वाज kx। अभी तो देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इट इज kx बाई m। लेकिन पता चल गया है कि ये SHM है। फॉर SHM एक्सीलरेशन क्या होता है? इन डिस्प्लेसमेंट x, एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पर ये पार्टिकल SHM में है, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन SHM में एक्सीलरेशन एट इन डिस्प्लेसमेंट x को हम कैसे लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर x। सो बाय कंपैरिजन, इसी क्वेश्चन को डिटेल्स में लिख रहा हूं, बाकी को नहीं लिखूंगा। बाय कंपैरिजन व्हाट यू फाइंड? ओमेगा स्क्वायर इज k बाई m। ओमेगा स्क्वायर इज k बाई m, दैट इज ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ k बाई m। थोड़ा रुकना है और देखना है और सोचना है कि ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी which depends upon the system physical parameters, which depends upon system physical parameters is expressed in terms of k and m। सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना जोर से ऑसिलेट कर रहा है, कहां से चलना के ऑसिलेट करना शुरू किया, और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज वेरी द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हियर। अगर ओमेगा ये हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। डालो तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय k, ये हो गया आपका क्या? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मतलब अगर आप इसको ऐसे धक्का दोगे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इधर आएगा, फिर यहां पर वापस पहुंचेगा, और ये पूरा प्रोसेस टाइम कितना लगेगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। याद रखना है जब तक है जान, क्या मालूम उसके बाद भी रखना पड़ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या याद रखना है? फॉर ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। आई वांट टू गो फॉर केस 2। केस 2 ये कौन सा सिस्टम था? ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम था। ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम था। मैं अभी वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूं। वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ यूं कि कोई एक ब्लॉक यहां पे झूल रहा था। क्या था? मास था m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये ऐसे रखा गया तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हुआ 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। अगर झूल रहा है तो तरीका क्या है? वही निकालना पड़ेगा। पहले हमें निकालना पड़ेगा कि मीन पोजीशन क्या है एंड व्हाट इज द फोर्स एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एंड कंपेयरिंग द एक्सीलरेशन विद ओमेगा स्क्वायर x वी कैन फाइंड आउट ओमेगा एंड हेंस द टाइम पीरियड, ठीक है। अब पहले देखेंगे कि मीन पोजीशन क्या है। नाउ नोटिस हियर मीन पोजीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, ध्यान से देखना। इस केस में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो कहां पे था? एट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। लेकिन क्या ये अभी स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है? नहीं है, बिकॉज द वेट इज हैंगिंग, इट मस्ट बी एलोंगेटिंग द स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ इसका कहीं ऊपर कहीं मिलेगा। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया मीन पोजीशन, ठीक है। एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन, नेट फोर्स pulling it back to mean position
इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, जैसे मान लो कि इसको यहां से हम नीचे ले आए हैं x, तो क्या फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स। रोक रहा है कौन? mg। तो स्प्रिंग फोर्स माइनस mg, स्प्रिंग फोर्स माइनस mg is the net force pulling it back towards the mean position. Now, as we have seen, the restoring force is Fs minus mg. ठीक है। Let elongation in spring at mean position is d। मतलब जब वो मीन पोजीशन में था तो एलोंगेशन क्या था? d। मतलब अगर ये उसका नेचुरल लेंथ है तो मीन पोजीशन यहां से d नीचे है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्यों रहता था? क्योंकि स्प्रिंग जितने जोर खींचता था वेट उतने ही जोर खींचता था, मतलब kd must be equal to mg। now at displaced position क्या मिला? स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k टाइम्स कितना एलोंगेट हुआ है? ऑलरेडी d था और x खींचे, इट इज d प्लस x, है ना? सो रिस्टोरिंग फोर्स, अच्छा इसको लिख सकते हैं kd प्लस kx। अब kd क्या है? अभी भी तो देखिए kd का वैल्यू क्या था? mg, सो इट इज mg प्लस kx। सो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स माइनस mg। अभी तो देखे थे ये वाला स्टेटमेंट, Fs क्या है? mg प्लस kx माइनस mg, क्या मिलेगा? kx। फिर से वही चीज मिल गया। सो व्हाट यू फाइंड? द रिस्टोरिंग फोर्स इज रिमेनिंग सेम, मे इट बी ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और ए वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। दोनों ही केस में रिस्टोरिंग फोर्स वही है। वहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स kx होता था, यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स kx हो रहा है। वहां पर हम लोग फिर एक्सीलरेशन निकाल दिए, ओमेगा स्क्वायर x के साथ कंपेयर किए और मिल गया ओमेगा इज रूट ओवर k बाई m, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर m बाई k। तो यहां पर भी वैसे ही मिल जाएगा सारा चीज। 10 ओमेगा इज रूट ओवर k बाई m, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर m बाई k। तो ये सारा चीज हम लोग अभी समझ गए। तो कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम करता है और उसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। मनी मन एक बार दो बार बोल दो, यू मस्ट बी क्वाइट कन्वर्सेंट विद दिस टर्म, क्योंकि कभी कभी हमको जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 7 का टेबल याद नहीं रहता है, तो हम बोल बोल के उसको याद कर लेते हैं, या फिर कभी कभी फ्लो में आ जाता है। इसलिए जब इसे टिपिकल टर्म्स आएंगे ना, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k बोलोगे, तो जब आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो यू विल बी एबल टू अटर इट। 2-3 बार बोल देने से भी वो काम कर जाता है, वो अच्छा प्रैक्टिस है। बचपन में हमको पढ़ाया जाता था रीडिंग को, रीडिंग वो भी बोल बोल के। आज तो सब कोई साइलेंटली पूरा ग्रेव के साथ बैठ के, लोग तो मैथमेटिक्स का भी रीडिंग कर लेते हैं आजकल। रीडिंग करना है तो चिल्ला के रीडिंग करना है, उसमें आप बोलते हो, ठीक है, वो एक एक्सरसाइज है। फिर आप खुद सुनते हो और फिर उसको देखते हो। 3 मेजर वाइटल सेंस ऑर्गन्स आर बिजी इन दैट, ठीक है, तो आपका याद रखना आसान हो जाता है। इसलिए बोल बोल के पढ़ने में बहुत फायदा होता है। ठीक, ये सारे चीज हम लोगों का था। डिक्टेशन क्यों करवाते थे? टीचर डिक्टेट करेंगे, बच्चे लिखेंगे, मतलब कितना चीज सुन के तुम लिख पा रहे हो, वो सब चीजों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग देखिए केस 1 एंड केस 2। तो अभी हम लोग जितने सारे डिस्कशंस किए, थोड़ा उसको हम समराइज करना चाहेंगे। क्या समराइज करेंगे? चलो इसको मिटाते हैं। तो हम देखें कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या कैसे भी हो, ओमेगा डिपेंड्स अपॉन
सिस्टम फिजिकल पैरामीटर्स किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पहला क्या हुआ, सो जो फैक्ट हमारे सामने आए वो पहला हुआ, फॉर एनी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम द ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ k बाई m। ये याद रखना चाहिए। कहने का मतलब हुआ k इज इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, आई सेड इफेक्टिव, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। अच्छा, और m इज मास। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई एक स्प्रिंग है ऐसा है, या फिर कोई एक स्प्रिंग है जिसमें एक ब्लॉक झूल रहा है ऐसा है, या फिर कोई एक स्प्रिंग है ऐसा है, ठीक है, या फिर कोई एक स्प्रिंग है जिसको आप खींच के रखे हो। एनी अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, K है M है, K है M है, K से भी रखो, आपका ओमेगा विल बी सेम इन एवरी केस, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। अब अगर स्प्रिंग बदलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट बदलेगा, मास बदलेंगे, तो अकॉर्डिंगली द टाइम पीरियड विल चेंज। दूसरा हुआ कि आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हुआ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ g। देखो तो ये g के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, g के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ओवर m by k। अर्थ पे कोई ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, इसको खींच के छोड़ दोगे, जितना टाइम पीरियड लेके ऑसिलेट करेगा, उस अरेंजमेंट को अगर आप मून पे ले लेते हो, मून पे ले लेते हो, तो भी वो ऑसिलेट करेगा। समझ में आया क्या? तो ऑसिलेशन टाइम पीरियड सेम रहेगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो क्या कहेंगे, टाइम पीरियड इज independent of acceleration due to gravity। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप कैसे भी अरेंजमेंट रखो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, विल नॉट बी अफेक्टेड। मतलब अगर आप स्पेस में ले जाओगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा, मून पे ले जाओगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वही होगा, ठीक है। और अगर आप उसको अर्थ पे ले आओगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वही होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ k एंड m। अगर कोई स्प्रिंग बहुत हार्ड स्प्रिंग है, मतलब जोर से खींचो थोड़ा सा एलोंगेट होता है, तो आप कहोगे उसका k इज हाई। फिर k इज हाई क्या होगा, टाइम पीरियड देखो तो टाइम पीरियड विल बी स्मॉल, मतलब खींच के छोड़ोगे फटाक से आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पीरियड है, जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। सो फॉर ए हार्डर स्प्रिंग टाइम पीरियड विल बी स्मॉल, फॉर ए सॉफ्ट स्प्रिंग टाइम पीरियड विल बी मोर। सॉफ्ट स्प्रिंग मतलब k इज स्मॉल, t विल बी मोर, ठीक है। तो ये दो फैक्ट को ही देखते हैं, फिर इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। आप इन दोनों पॉइंट को याद रखना, इसको यूज करेंगे। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। उसमें स्प्रिंग के बारे में 2-3 चीज जो आप शायद भूल गए होगे, याद रखे होगे, अच्छे बच्चे हो, मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। स्प्रिंग के केस में क्या था, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्प्रिंग क्या था कि अगर K1 एंड K2 सीरीज में है, सपोज बहुत सारे स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं, K1 K2 K3 सीरीज में लगे हैं, तो आप क्या कहते थे, 1 by K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by K1 1 by K2 1 by K3, ऐसा होता था, ठीक है। दूसरा हुआ when a number of springs are in parallel, ये K1 है, ये K2 है, तो इसमें इक्विवेलेंट केस स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता था, K1 प्लस
K2। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट ये था, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग is inversely proportional to its natural length। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। The inversely proportional to the natural length। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। कहने का मतलब हुआ, अगर यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग रखा है और उसका नेचुरल लेंथ इज L, स्प्रिंग कांस्टेंट इज K, अगर उसका हम आधा काट के देंगे, नाउ यू टेक हाफ पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ इज नाउ L/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ आधा हो गया तो K डबल हो जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2K, है ना। ये हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। नाउ क्वेश्चंस फॉर यू। Find period of oscillation in each of following cases। ये है क्वेश्चन। क्या दिया है? ये दिया है कि हमारे पास दो स्प्रिंग है ऐसे, ये दिया है K एंड दिस इज K, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। दूसरा केस में ये एक स्प्रिंग है, ये सारा केस में आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। कितना सिंपल है, आप में से हर कोई कर सकता है इसको। ये अभी ऐसे ऐसे डेंस करेगा, ये भी अभी ऐसे ऐसे डेंस करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये दोनों केस में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? दिया है the time period of oscillation, time period of oscillation of a vertical spring block system, spring block system is T if spring is cut into 3 equal parts and all parts are connected in parallel with same block, what will be time period? टाइम पीरियड क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, बताओ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, फिर इसके बाद मैं करने वाला हूं। आपकी समय की समाप्त होता है, अभी मैं करता हूं। देखिए पहला केस में ये दो स्प्रिंग सीरीज में है, सॉरी यहाँ पर मास नहीं लिखा है, मास लिखना चाहिए, नहीं तो कैसे बोलोगे। हाँ, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k, सिंप्लीफाई करो तो k इक्विवेलेंट इज k/2। तो फिर क्या पूछा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k/2, 2 पर चले जाएगा 2m/k। ठीक है, दूसरे केस में यू क्लियरली सी दैट दीस 3 स्ट्रिंग्स आर इन
पैरेलल, तो कितना होंगे पैरेलल में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड हो जाते हैं। सो इट इज 3k, हियर दिस विल बी 2k, और आपका k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस 3k इज इन सीरीज विथ 2k, सो 1/k इक्विवेलेंट इज 1/2k 1/3k, सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा k इक्विवेलेंट इज 6k/5। हाँ 6k/5 है। अगर 6k/5 है तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2π√m/k इक्विवेलेंट, लेकिन k इक्विवेलेंट इज 6k/5, सो इट कम्स आउट टू बी 6k और 5 गया ऊपर, 2π√5m/6k। क्या क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल है, समझ में आया? यस सर। यस यस। क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2. The time period of oscillation of a vertical spring block system is T. The time period of oscillation of a vertical spring block system is T. कोई एक spring block system है, उसका time period of oscillation है T। ठीक है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर उस spring को 3 टुकड़े करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, यहां पर कोई एक स्प्रिंग लगा था, यहां से कोई ब्लॉक जुड़ रहा था, मास दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया है, मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था t, ये बात है। ठीक है, बोल रहा है इसको 3 टुकड़े किए, 3 टुकड़ा किए, ये एक, ये दूसरा, 3 बराबर टुकड़ा किए हैं, ये तीसरा, 3 टुकड़ा किए और तीनों टुकड़े को पैरेलल लगा दी। आप जानते हो कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर k हुआ, 1/3 लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, अभी तो एग्जांपल दे रहे थे, 1/3 स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? ठीक है, क्या सबको समझ में नहीं आ रहा है? पूरा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, आधा का होता था 2k, अरे स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ इज ए कांस्टेंट, और k1 L1 इज इक्वल टू k2 L2, पूरा इसका लेंथ कितना है L/3, इसका लेंथ कितना है सपोज L, तो k इंटू L इज इक्वल टू, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है मालूम नहीं है, k डैश इंटू L/3, मतलब k डैश का वैल्यू क्या आया 3k। आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा स्प्रिंग अगर कांस्टेंट k हुआ, काट के 3 टुकड़ा करेंगे, हर टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 3k। ओके फाइन, नाउ ये हो गया 3k, ये कितना है, ये भी 3k, बीच वाला 3k, तो हम क्या लिखेंगे, कहेंगे बोल रहे हैं कि तीनों को पैरेलल लगा दिए, लगाने के बाद सेम ब्लॉक के साथ अटैच कर दिए, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट फॉर ईच पार्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ईच पार्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ईच पार्ट। जिनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है दे मस्ट वॉच द वीडियोज, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, स्प्रिंग के बारे में एक प्लेलिस्ट पड़ा है, उसको देखो, सारा स्प्रिंग का एनालिसिस किए। अब सेम चीज को बार बार रिपीट करने से इट इज वेस्टेज ऑफ वेरी यूजफुल मैन आवर्स। Spring constant for each part is equal to 3k, and you clearly see that these 3 springs are in parallel. As the parts are in parallel, तो आप क्या कहोगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? तीनों पैरेलल में पड़े, यस 3k, यस 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 यस, सबको समझ में आ रहा है, कितना बड़ी चीज नहीं, 9k। तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड पहले क्या था, टाइम पीरियड पहले था t, ये t कितना था, व्हाट वाज t पहला केस में, t था 2π√m/k, ऐसे था नहीं, बोला है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाज 2π√m/k। क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज t। तो अब हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा न्यू सिस्टम का, कॉल इट t डैश,
कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय 9k। लेकिन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k, दिया है कि पहले टाइम पीरियड t था, तो ये क्या है देखो 9 को बाहर ले आओ तो 3 हो जाएगा, क्या मिलेगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी, सो t डैश इज कमिंग आउट टू बी t बाई 3। अगर 9 को बाहर ले आओगे 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k हो जाएगा, तो हो गया t, 9 को बाहर लाओगे तो हो जाएगा 3, तो इट इज t बाई 3। तो पहले अगर टाइम पीरियड t था, अब टाइम पीरियड हो जाएगा t बाई 3। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। पहला देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है टाइम पीरियड t। कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है, तो दिया है टाइम पीरियड इज t, मतलब 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय k इज t। क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी टाइम पीरियड इफ मास इज डबल्ड। बिट नंबर 1 कितना सिंपल है, कहीं भी नहीं पूछेगा, बस फॉर्मूला के साथ एक्विवेलेंसी बढ़ाने के लिए। इफ m इज डबल्ड तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, अभी क्या हो जाएगा नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2m बाई k, लेकिन m के कुछ तो हमें दिया नहीं है। ऑब्वियसली आई कैन एक्सप्रेस t डैश इन टर्म्स ऑफ t एंड दैट इज रूट 2t। बताने की क्या जरूरत है, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, इतना इजी क्वेश्चन देने से आपको सबको आता है। वी गो फॉर द सेकंड बिट। पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ two such springs are in series and in parallel। बिट ए में दिया है ऐसा दो स्प्रिंग अगर पैरेलल लगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इट इज k प्लस k, दैट इज 2k व्हेन दे आर इन पैरेलल, है ना। तो अब क्या कहोगे, अब टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय इक्विवेलेंट k की जगह क्या लिखेंगे 2k। जब भी हमें मालूम क्या है t is 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k, तो ये क्या हो गया देखो, तो इट इज कमिंग t बाय रूट 2। एंड व्हेन दे आर इन पैरेलल, व्हेन दे आर इन सीरीज, देखो क्या दिया है, अगर वही दोनों स्प्रिंग सीरीज में हो गए तो टू सच सिमिलर स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, तो आपको मालूम होगा 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 1 बाई k प्लस 1 बाई k, सिंप्लीफाई करो तो k इक्विवेलेंट मिलेगा k बाई 2, k इक्विवेलेंट इज k बाई 2। अगर k इक्विवेलेंट हो गया k बाई 2, अब नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k बाई 2। 2 पर गया बाहर गया और 2 को क्या मिलेगा रूट 2 इंटू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k, जो कि t है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 is so simple, I don't want to much elaborate this one, I am damn sure that every one of you have understood. Now let us go for the question number 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डोंट वरी जो लोग लिख नहीं पा रहे हो, आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो आफ्टर दिस क्लास, हम आपके साथ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, ओनली चीज दैट वी आर लैकिंग इज टाइम, थोड़ा स्पीड दो, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2 blocks 4 kg and 2 kg are hanging in equilibrium from a vertical spring of constant 100 Newton per meter। If the 2 kg block drops, what will be amplitude frequency of the resultant oscillation? Find the maximum speed gained by the 4 kg block। ओहो कितना बढ़िया, थोड़ा देखो ध्यान से। फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, 2 ब्लॉक झूल रहे हैं, एक 4 kg का और एक 2 kg का, ये दोनों झूले हुए हैं, दे आर एट इक्विलिब्रियम। क्या बोला है कि अगर हम 2 kg वाला ब्लॉक गिर जाएगा, सपोज ये थ्रेड को काट देंगे, व्हाट विल ऑब्जर्व, 4 kg जहां था वही रहेगा कि व्हाट विल ऑब्जर्व,
मान लो कि सब कुछ रेस्ट में है, मैं कैंची मार दिया यहाँ पे 2 kg गिर गया, क्या 4 kg रेस्ट में रहेगा? नहीं, टू स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो बोल रहा है कि क्या होगा फ्रीक्वेंसी और क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है? हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखते लिखते इतना एक्वेंटेड हो गया है, तो कभी कोई अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो हम लोग ओमेगा लिख देते हैं। याद रखना, गड़बड़ मत कर देना। बिट नंबर 1, आफ्टर 2 kg is dropped, what will observe? 4 kg oscillates, है ना? क्या होगा? ओमेगा रूट ओवर ऑफ के बाय एम। ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ के कितना दिया है 100, एम के जी एम कितना है 4, डिवाइड करो 25, होल रूट ओवर इज 5 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो इसका मतलब 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के साथ ओमेगा का क्या रिलेशन है? ओमेगा इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी बाय 2 पाई एफ। अरे आपका जो टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है? 2 पाई बाय टी है ना, है ना? तो फिर आपका 1 बाय टी को क्या लिखते हो? एफ। तो हो गया एफ 2 पाई एफ। 2 पाई एफ इज कमिंग आउट टू बी 5, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इट इज 5 बाय 2 पाई हर्ट्ज। ठीक है, 5 बाय 2 पाई हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी दिस। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले का मन इतने में नहीं भरा, पूछ रहा है बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। फ्रॉम द फंडामेंटल डेफिनेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहता हूं। एम्पलीट्यूड ये है हमारा स्प्रिंग, और ये लगा है यहां पर 4 kg। 4 kg के साथ, मतलब 4 kg 2 kg मिला के यहां पर था 4 kg के साथ 2 kg था पहले ही। पोजीशन 1, कॉल इट पोजीशन 1, 4 kg पोजीशन 1। अच्छा, और मान लो कि ये हो गया नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जब वो पोजीशन 1 पे था, क्या बता सकते हो यहां से कितना नीचे था? से दिस डिस्टेंस इज x1। ठीक है, जब ये कितना मास था? पोजीशन 1, ये था पोजीशन 1। अब जैसे हम 2 kg को काट दिया, ये भागेगा। अच्छा, मीन पोजीशन पर कहां पर होता है? सपोज ये होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहां होता है? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ 4 kg। और नेचुरल लेंथ से चलो मानते हैं कि ये कुछ x2 डिस्टेंस में है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। 4 kg पहले कहां था? 2 kg झुला हुआ था, तो 4 kg पहले यहां था, यहां था। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, पोजीशन 1 और इनिशियल पोजीशन। ध्यान से देखना, इनिशियल पोजीशन ये था 4 kg का। अब थ्रेड कटने के बाद चलेगा, ऑसिलेट करेगा। फिर कभी अगर रुकेगा, कहां रुकेगा? एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। और चलो मानते हैं कि ये नेचुरल लेंथ है। चलो मानते हैं कि इनिशियल पोजीशन इज एट ए डिस्टेंस x1। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? as shown what is x1? x1 is the elongation of, ये कितना मास लगा था यहां पर? जब ये इनिशियल पोजीशन में था, क्या मास खींच रहा था? 4 kg, साथ में जुड़ा हुआ था 2 kg, है कि नहीं? ये था 4 kg और ये था 2 kg, दोनों मिलके खींच रहे थे इसको, है कि नहीं? 4 kg के साथ 2 kg मिलके इसको खींच रहा था। ठीक है, 4 kg के साथ 2 kg मिलके इसको खींच रहा था। तो क्या देखे हम लोग यहाँ पर 4 kg 2 kg दोनों इसको मिलके खींच रहे हैं। लेकिन जैसे हम इसको अभी छोड़ेंगे, थोड़ा ये फिगर में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ये थोड़ा सा इसको साफ करके यहाँ पे लिखता हूँ सो दैट यू कैन बेटर वे अंडरस्टैंड। ये हो गया 4 kg, इसके साथ हो गया
2 kg और ये 2 kg है, ये 4 kg है और ये इनिशियल पोजीशन है। ये क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो 4 kg को यहां पर कौन खींच रहा था? 2 kg खींच रहा था। तो स्प्रिंग को क्या फोर्स खींच रहा था? 6G खींच रहा था। क्या बता सकते हो x1 कितना होगा? 6 kg होने के कारण, 6 kg होने के कारण कितना एलंगेशन हुआ होगा? 6G/K। स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया है, 6G/K। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या फिर मीन पोजीशन है, वो किसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है? x2 किसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है? 2 kg गिरने के बाद ये ऑसिलेट करेगा, ये 4 kg का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर ये 4 kg का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, 4 kg यहां पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है, तो क्या बताओगे आप? x2 इज इक्वल टू 4G/K। अब थोड़ा ध्यान से सिस्टम को देखो। अगर सिर्फ 4 kg होता तो शायद वो यहाँ पे रेस्ट में रहता। हम इसके नीचे 2 kg को अटैच किए तो खींच लिए नीचे और छोड़ देंगे तो अभी ऑसिलेट करेगा। तो कितना दूर खींचेंगे? ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 4 kg, ये हो गया मीन पोजीशन ऑफ 4 kg। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? x1 - x2। तो हम क्या कहेंगे? सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू x1 - x2, that is 6G/K minus 4G/K, 6G/K minus 4G/K। अच्छा, तो कितना हो गया? इट इज 2G/K। सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2G/K और यहां पर तो K का वैल्यू दिया हुआ है 100, ये 2G/K, तो कितना हो गया ये 2G/K? 20/100 इज 1/5 मीटर। तो आपको क्या मिल जाएगा? दी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 1/5 मीटर। ठीक है, क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि सारा हो जाने के बाद एक बार समझाने से जल्दी समझ में आ जाता है। एंटायर थिंग समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा दें। यस, समझाते हैं। देखो क्वेश्चन पहले देखो, बोल रहा है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में 4 kg 2 kg झूल रहे थे, 2 kg को कैंची मार दिया, 2 kg गिर गया, 4 kg अभी हिलने डुलने लगेगा, बताओ उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड होता क्या बाय द वे? द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। नहीं, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। मीन पोजीशन किसको कहते हैं? द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन किसको कहते हैं? जहां पर वेलोसिटी जीरो होता है, जहां से चलना शुरू करता है वो, आई मीन जहां पर स्पीड जीरो होता है, चलना शुरू करे ना करे अलग बात है। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कहां होता है? क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, नाउ इतना सारा जानकारी के बाद सोचो कि ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। पहले 4 kg यहां था, क्यों? क्योंकि उसके पीछे से 2 kg लगा था, खींच रहा था। तो क्या इतना क्या एलंगेशन हुआ होगा? कॉल इट x1। कितना है x1? 6G/K। ऑब्वियस है, नेचुरल लेंथ से x1 खुल गया। अच्छा, अगर ये 2 kg को काट देगा, अभी ये ऑसिलेट करेगा, करते करते अगर कहीं रुकेगा तो कहीं रुकेगा, जो भी होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, उसी को हम कहेंगे मीन पोजीशन। मान लो कि मीन पोजीशन हुआ किसका? ये 4 kg का, 4 kg का मीन पोजीशन यहां पर हुआ, मतलब यहां पर 4 kg इक्विलिब्रियम में रह सकता है, मतलब Kx2 must be equal to 4G और x2 is 4G/K। क्या समझ में आया? तो यहां पर उसका स्पीड जीरो था, ये है मीन पोजीशन। जीरो स्पीड पोजीशन एंड मीन पोजीशन के बीच में डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? यही तो है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज x1 - x2। x1 - x2 हो गया 2G/K। K का वैल्यू दिया है 100, G तो 10 है, 20/K is 1/5 मीटर। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 1/5 मीटर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। बीट नंबर 3 में पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड गेन बाय द 4 kg ब्लॉक। क्या बोल रहा है?
ये 4 kg था, ये 2 kg था, 2 kg वाले बीच वाले थ्रेड को आप कैंची मार दी, ये ऑसिलेट करने लगा। 4 kg का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? अरे भाई हमें तो पता चल चुका है कि 4 kg एसएचएम कर रहा है, उसका स्पीड मैक्सिमम कब होगा? कौन सा पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे। और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू ओमेगा। सो 4 kg का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? ए इंटू ओमेगा। क्या हम ए निकाल चुके हैं? हाँ निकाल चुके हैं। क्या हम ओमेगा निकाल चुके हैं? हाँ निकाल चुके हैं। बस ए इंटू ओमेगा। तो आप क्या कहोगे? मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 kg ब्लॉक बीट नंबर 3 के लिए बता रहे हैं, कहेंगे मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 kg इज ए ओमेगा। अगर हम इसको वर्क एनर्जी पावर की कंसेप्ट लगा के करते तो बहुत मुश्किल हो जाता, रियली बहुत ही मुश्किल हो जाता। उसमें कंसेप्ट में करने से ए का वैल्यू कितना था? 1/5, ओमेगा 5, ओमेगा वाज 5 रेडियन पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करो तो मिला 1 मीटर पर सेकेंड। सो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 kg block will be 1 meter per second. A horizontal spring block system has K is equal to 100 Newton per meter and mass 25 kg. Question number 3. कोई एक horizontal spring block system है रे भैया, कितना है? K is 100 Newton per meter और mass is 25 kg। बड़ा हैवी सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा जो मालूम है उसको पहले डाल देते हैं। ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ के बाई एम। साथ साथ मेरे साथ बोलते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। रूट ओवर ऑफ के बाई एम, इट इज 100/25 इज 4 इज रूट ओवर इज 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो मैं लिख दिया, आपको कितना आसानी से आता है। जब आपको करने के लिए कहा जाएगा क्या लिखोगे? फॉर्मूला सही लिखोगे, गलत लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे? इसलिए मेरे साथ साथ आपका तो माइक्रोफोन ऑफ है, बोलते रहो, है ना। ओमेगा इज पूछा क्या? अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एसएचएम है तो ओमेगा तो चाहिए, निकाल दिए जो मिल गया। पूछा है द ब्लॉक वाज पुल्ड बाय 2 मीटर्स एंड रिलीज्ड। ब्लॉक को एक तरफ को खींच लिए 2 मीटर और छोड़ दिए। क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा अब ये जो ब्लॉक ऑसिलेट करने वाला है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? What will be amplitude of oscillation? ब्लॉक को यहां तक खींच के छोड़ दिए, मतलब ब्लॉक तो पहले यहां पे था, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, रेस्ट में था, यहां से छोड़ दिए। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम एलोंगेशन। मैक्सिमम एलोंगेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो नाउ व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? द एम्पलीट्यूड इट इज 2 मीटर। और क्या पूछा है? What is displacement time relationship of the resulting SHM? Bit number 1. अब ये कोई SHM है जहां पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है। तो when पार्टिकल लास्ट क्लास किए थे तो ज्यादा एलाबोरेट नहीं करेंगे। Starts from extreme। है कोई पहलवान जो बताएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रिलेशन x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फिर यस, सब नहीं बोल रहे, कोई एक दो बोल रहे हैं, सब कोई सारे नहीं बोल रहे। कुछ लोग पढ़ के आते हैं वो बताते हैं a cos ओमेगा t। हाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। a तो मालूम है, a इज 2 मीटर। अच्छा ये भी 2 वो भी 2, cos 2t। लेकिन यहाँ छोड़ मत देना, मीटर पक्का लिखना क्योंकि यू आर राइटिंग द डिस्प्लेसमेंट। बीट नंबर 2 में पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम एंड विथ व्हाट स्पीड इट रीचेस द मीन पोजीशन। कितना समय के बाद यहां पर पहुंचेगा? ओहो ये हो गया अगर 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? यस सर। कितना? 2π ओमेगा। ओमेगा की जगह डालो 2, क्या मिल गया? पाई सेकेंड्स। बोला इसको 2 मीटर खींच के छोड़ देंगे, वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? अरे आपको मालूम है ये पूरा टाइम पीरियड अगर t होता है तो यहां से यहां तक होता है t/4। तो आप कहोगे टाइम टेकन टू रीच
मीन पोजीशन इज इक्वल टू t/4। t कितना था? पाई, सो इट इज π/4 सेकेंड। तो उसको जैसे आप खींच के छोड़ दोगे 2 मीटर, वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा? π/4 सेकेंड। समझ में आया? अच्छा बताओ, अगर 2 मीटर की जगह हम इसको 1 मीटर खींच के छोड़ते, वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? 2 मीटर खींच के छोड़ने से वापस आने के लिए इतना टाइम लगता है। 1 मीटर खींच के छोड़ेंगे, यहां तक वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? सेम, क्योंकि एक्सट्रीम से मीन तक का टाइम तो फिक्स्ड है, वो t/4 है। आप 2 मीटर खींचो, 1 मीटर खींचो, 3 मीटर खींचो, वापस आने का समय उतना ही है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफ्टर व्हाट टाइम एंड विथ व्हाट स्पीड इट रीचेस, कितना स्पीड में पहुंचेगा, मतलब जब वो यहाँ पे पहुंचेगा उसका स्पीड कितना होगा। ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। तो आप क्या कहोगे? स्पीड एट मीन पोजीशन। क्या होता है फॉर्मूला? इज वी मैक्स, और इसका फॉर्मूला क्या है? a इंटू ओमेगा। ओमेगा इज 2, a इज 2, हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये π/4 सेकेंड के बाद मीन पोजीशन में पहुंचेगा, जहां पे उसका स्पीड कितना होगा? स्पीड होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? पूछा आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम इट विल अगेन कम टू रेस्ट, कितनी समय के बाद ये फिर से रेस्ट में आएगा। अब देखो, शुरू में तो हुआ रेस्ट से, यहां से चलना शुरू किया, रेस्ट से आया तो चलने लगा, फिर से रेस्ट कहां पर आएगा? जो आके दूसरे एक्सट्रीम में पहुंचेगा, मतलब जब वो यहाँ पे आके पहुंचेगा फिर से रेस्ट में आएगा, फिर से वापस जाएगा। यू नो द वेलोसिटी इज 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। पूछा है कि कितना मिनिमम टाइम के बाद ये फिर से रेस्ट में आएगा, मतलब what is the time taken to move from one extreme to other extreme? What is the time taken to move from one extreme to other extreme? तो आप क्या कहोगे? टाइम फॉर मूविंग वन एक्सट्रीम टू अदर, एक एक्सट्रीम से अदर एक्सट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? इज इक्वल टू t/2। t कितना है? अरे पूरा टाइम t होता है, तो यहां से यहां तक t/2 होगा, सिंपल है। t इज पाई, सो इट इज π/2 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। दिया है इसमें वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हैज एलोंगेशन 1 मीटर। What is its period of oscillation? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अरे कुछ भी डाटा नहीं दिया है। If the block is given a downward velocity of 4 meter per second, what is the maximum distance the block will go below the equilibrium position? क्या दिया है क्वेश्चन में? थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए। दिया है कि कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था और यहां से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है। क्या मास है? मालूम नहीं। क्या स्प्रिंग कांस्टेंट? मालूम नहीं। दिया है कि एलोंगेशन इज 1 मीटर। अच्छा, एलोंगेशन कितना होता है भाई? एलोंगेशन इज गिवन टू बी 1 मीटर, लेकिन एलोंगेशन कितना होगा? खींचने वाला फोर्स mg, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब m/k का वैल्यू क्या हो गया? इट इज 1/g। पूछा है टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? कितना इंटरेस्टिंग है। 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k है 1/g, सो इट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ g, 2 पाई रूट ओवर ऑफ g। ये हो गया आंसर। सो टाइम ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ g। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा चीज बता के रखता हूँ। g का वैल्यू क्लोज टू 10 है और g का रूट ओवर पाई के बराबर होता है। क्लोज। अब याद रखो कि पाई स्क्वायर इज 10 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g। ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2 सेकेंड्स। तो ऐसा असम्पशन आप ले सकते हो, saying that the time period of oscillation is 2 seconds. Otherwise, you remember the answer is 2 pi root over g।
हाँ, बीट नंबर 2 में क्या दिया है? बीट नंबर 2 में दिया है कि इफ द ब्लॉक इज गिवन ए डाउनवर्ड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ये तो रेस्ट में था, सडनली कोई आया इसको एक किक मार दिया, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ब्लॉक नीचे जाएगा ऐसे, फिर मुड़ के वापस आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा एंड इट विल स्टार्ट डांसिंग। पूछा है कितना नीचे तक जाएगा, हाउ फार इट विल गो डाउन, जितना मैक्सिमम नीचे जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अगर ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो आप क्या कहोगे? द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द मीन पोजीशन। तो ये ब्लॉक अभी अपना मीन पोजीशन में है, ब्लॉक इज एट द मीन पोजीशन। अब धक्का दोगे कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा? अरे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब क्या पूछा है आपको? अगर हम ब्लॉक को यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड में कोई किक मार देते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अगर इसी को हम वार्केनेज पावर की कांसेप्ट से करेंगे तो धुआं निकल जाएगा, बड़ी डिफिकल्ट बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व करो, निकालो। लेकिन सोचो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका ओमेगा कितना है? ओमेगा इट इज रूट ओवर ऑफ k बाई m, और m बाई k का वैल्यू 1 बाई g है, तो k बाई m का वैल्यू g है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ g। अच्छा, मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है? वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। हियर वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इमेज वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। जब कोई ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, इधर से गुजरते वक्त उसका वेलोसिटी कितना है? ए ओमेगा इज 4। तो क्या इसमें से हम ए निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। 4 बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है? रूट ओवर ऑफ जी, सो 4 बाय रूट ओवर ऑफ जी मीटर। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 4 बाय रूट ओवर ऑफ जी मीटर। क्वेश्चन में आपको दो चीज समझ में आना चाहिए। पहला समझ में ये आना चाहिए कि वो एम्पलीट्यूड मांग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द ब्लॉक इज गिवन ए डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस द ब्लॉक विल गो बिलो इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ब्लॉक को यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड का धक्का मार देते हैं तो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर तक जाएगा? अब जितना भी दूर जाएगा उसी को तो एम्पलीट्यूड कहेंगे। दैट इज व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से कितना दूर जाएगा? जो जाएगा वो ए है। और जो वेलोसिटी हम दिए यहाँ पर, अगर एम्पलीट्यूड ए है, जो वेलोसिटी हम दिए वो कहाँ पे दिए? एट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी होता है उसको फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम एसएचएम का है। तो आप कहोगे ए ओमेगा इज 4 और ए इज इक्वल टू 4 बाय रूट ओवर ऑफ जी मीटर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा, इन द फिगर शोन द ब्लॉक इज, इन द फिगर शोन ब्लॉक हैज मास m and spring constant is k. If the block is thrown towards the spring with a speed v0, then find after what time its displacement becomes 0. ओहो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कुछ ऐसा, बोला कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, और कोई ब्लॉक जिसका मास कितना है? m। अब ये ब्लॉक को यहाँ पर फेंका गया v0 स्पीड में, कितने दूर से? d डिस्टेंस से। अब होगा क्या? ये ब्लॉक जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ब्लॉक रुकेगा, स्प्रिंग इसको वापस ढकेल देगा, ढकेलते हुए आगे आएगा, फिर ऐसे वापस चले जाएगा। पूछा है कितना समय के बाद, आफ्टर व्हाट टोटल टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विल बी 0।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक जीरो कब होगा भाई? जब वो ब्लॉक ए से जाएगा और ए से वापस अपनी जगह फिर से आएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अपनी जगह पे वापस आएगा तो उसका वेलोसिटी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अच्छा, ये ब्लॉक इसको टच करने से पहले ये दिया है कि स्मूथ दिया है क्वेश्चन में, ये स्मूथ है। हाँ, तो कि ये टच करने से पहले ब्लॉक का वेलोसिटी था v0। जैसे जैसे वो अंदर गया तो वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गया। फिर इसको स्प्रिंग ढकेलते हुए लाया। जब स्प्रिंग इसको ये स्प्रिंग को छोड़ के वापस आएगा, कहाँ एनर्जी है? स्प्रिंग में तो है नहीं, खाली ब्लॉक के पास है। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब ये ब्लॉक अगर v0 स्पीड में गया, इसको कंप्रेस किया, वापस आया, इसको छोड़ के जब ब्लॉक वापस आएगा, ब्लॉक का स्पीड क्या होगा? वही v0, क्योंकि जो एनर्जी था वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, तो ब्लॉक वापस आएगा v0, मतलब यहां तक ब्लॉक का वेलोसिटी था v0, फिर ब्लॉक का वेलोसिटी घटते घटते हो गया जीरो, फिर वो वापस आया, यहां पर से इधर जब वापस आया वेलोसिटी हो गया v0। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ये ब्लॉक ऐसे जाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और फिर से छोड़ के वापस आएगा, कितना समय लगेगा? अच्छा, यहां से यहां तक का टाइम तो हमें मालूम है। चलो, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D, इसको E कहते हैं। सोचो, स्कूल वाले नहीं पूछने वाले, टाइम फॉर A to B कितना समय लगेगा? अरे कितना दूर जाना है? D जाना है, तो इट इज D by v0। दैट इज सेम एज टाइम टू मूव फ्रॉम D to E, यहां से यहां तक आने की भी टाइम वही है। हाँ, बाकी रह गया क्या? ये बाकी रह गया क्या? ये। अच्छा, अगर ये बात है तो सोचो, अगर ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होता, अभी अटैच नहीं है, अगर अटैच होता तब भी मोशन कुछ ऐसे ही होता, ऐसे होता, फिर उसके बाद ऐसे होता, और पूरा टाइम कितना होता? 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। तो ये टाइम कितना होगा जब स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है? तो इट विल बी पाई रूट ओवर ऑफ m by k। देख लो, पूरा ऑसिलेशन का ये आधा है, तो आप कहोगे T B C D is 2 pi is half of 2 pi root over of m by k, that is same as pi root over of m by k। बस हो गया, और क्या? अब ये ब्लॉक को जाके वापस आने के लिए टोटल टाइम टू रीच बैक कितना होगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, A से D इज इक्वल टू D by v0 प्लस पाई रूट ओवर ऑफ m by k प्लस यहां से यहां तक D by v0। सो इतने समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि ऊपर से गया? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से जा रहा है मतलब स्टैंडिंग अंडर, कौन सा है? समझ में आ रहा है? सर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, यस, ये चीज सबको समझ में आया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? आउट ऑफ 3 सिमिलर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स, one is on a smooth floor, second one is on a smooth inclined plane, third one is hanging vertically. If each block is given same velocity away from point of support, then arrange their amplitudes in ascending order. वो कितना खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है। बोला 3 ठो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सिमिलर मतलब हर एक केस में स्प्रिंग और ब्लॉक बराबर है, ठीक है। दूसरे केस में ऐसा है, तीसरा केस में ऐसा है। हर एक केस में मास के एम सॉरी उल्टा कर दिया,
एम के, तीनों केस में एम एंड के आर सेम। बोला कि ऐसे तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में थे। हर एक केस में हुआ क्या, आपने इस जो ब्लॉक है उसको आप एक धक्का मारा। कैसा? यू किक्ड इट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, जहां से वो सपोर्ट पा रहा है। कहां से? यहाँ पे, इसके दूर, मतलब यू किक्ड इट हियर इन दिस डायरेक्शन विथ व्हाट स्पीड? v0। इस केस में भी विथ व्हाट स्पीड? से v0। ठीक है, इस केस में भी आप इसको वेलोसिटी दे दिए v0। कहां पे? एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस केस में सर वीडियो अटक रहा है। तीनों केस में हम इसको वेलोसिटी दे दिए v0। तो क्या दिया है? क्या दिया? तीनों केस में सिमिलर अरेंजमेंट है, तीनों केस में ब्लॉक को वेलोसिटी v0 दिया गया और पूछा है तीनों केस का एम्पलीट्यूड को असेंडिंग ऑर्डर में रखो। सपोज इस केस में जैसे धक्का दिए ये ऑसिलेट किया विद एन एम्पलीट्यूड a1, इस केस में धक्का दिए ये ऑसिलेट किया विद एन एम्पलीट्यूड a2, इसको धक्का दिए ये ऑसिलेट किया विद एन एम्पलीट्यूड a3। बोल रहा है a1 a2 a3 को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखो। चलो देखते हैं। एक चीज तो हमें मालूम है कि जो ओमेगा है तीनों ही केस में क्या हो जाएगा? ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ k by m, so omega is same for all cases। अच्छा, एम्पलीट्यूड a1 a2 a3, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में धक्का दिया गया, इसको भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में धक्का दिया गया, इसको भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में धक्का दिया गया। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका वेलोसिटी क्या था? v0। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी क्या था? v0। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी क्या था? v0। तो क्या मतलब हुआ वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो मीन पोजीशन होता है ना, इज सेम फॉर ऑल। लेकिन मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? a इंटू ओमेगा इज सेम फॉर ऑल। तीनों केस में a ओमेगा बराबर है, तीनों केस में ओमेगा बराबर है, मतलब a is same for all, that is a1 will be equal to a2 will be equal to a3। कभी कभार लगता है कि अगर ऐसा झूल रहा है धक्का देंगे तो ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, ऐसा नहीं है। तीनों केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी सेम, क्योंकि तीनों ही केस में ओमेगा इज सेम एंड वेलोसिटी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज v0। a ओमेगा इज आल्सो सेम, तो तीनों केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? v0 by ओमेगा। v0 by ओमेगा will be the amplitude of oscillation in all the three cases। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज even interesting and beautiful question। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में? दिया है कि कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये ब्लॉक रेस्ट में झूल रहा था। आपने आप इसको एक किक मार दिए, क्या वेलोसिटी का? v0 वेलोसिटी का। पूछा है बताओ कितना नीचे तक जाएगा? ऑसिलेट तो करेगा, और कैसे ऑसिलेट करेगा? उसका मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन इज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम में था ना, दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मीन पोजीशन। यहाँ से नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा और फिर वापस आएगा एंड विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। पूछा है बताओ कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा, मतलब क्या निकालने के लिए बोला है? ए। तो आप क्या कहोगे? इन दिस केस है कोई बताने वाला मुझे ओमेगा कितना होगा? क्या कोई मुझे बताएगा ओमेगा कितना होगा? रूट ओवर ऑफ k by m। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पर a ओमेगा कितना होगा? व्हाट इज a ओमेगा? a ओमेगा इज वेलोसिटी एट मीन, और वो कितना दिया गया है? v0, मतलब a कितना हो जाएगा? v0 by ओमेगा। कितना सिंपल,
इट इज V0 रूट ओवर ऑफ m by k। एम्पलीट्यूड विल बी V0 इंटू रूट ओवर ऑफ m by k। अगर वर्क एनर्जी पावर की कंसेप्ट लेके करोगे, जो कि काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन में करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्प्रिंग चैप्टर में कर रहे हैं, कितना इसका गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी हुआ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कितना लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, कितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सॉल्व करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप चुटकी में निकाल दिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आप अगले क्लास फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ जाओ और सारा चीज को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय। सेंड कर देंगे सर, थोड़ा क्लियर नहीं